शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जिले के बिलोरा विमानतल का काम जल्द गति से पूर्ण होने हेतु जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा किए गए प्रयासों के चलते राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिलोरा विमानतल के लिए 6 करोड़ 45 लाख रुपए की निधि आवंटित करने का आदेश जारी किया गया है, जिसके लिए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापन किया है। मूलतः अमरावती जिले के दरियापुर तहसील निवासी तथा अकोला जिला अंतर्गत अखुट निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रकाश भारसाखले से कुछ अज्ञात लोगों ने 5 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी है और फिरौती की रकम न देने पर उनके पुत्र विजय भारसाखले सहित परिवार के अन्य लोगों को गोली मार देने की धमकी दी गई। इस आशय का धमकी भरा पत्र विगत 20 फरवरी को विधायक प्रकाश भारसाखले के दरियापुर स्थित निवास पर पहुंचा, जिसके बारे में 21 फरवरी को दरियापुर पुलिस थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई। इस धमकी भरे पत्र की वजह से दरियापुर सहित अकोट तहसील क्षेत्र में जबरदस्त राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है। दरियापुर पुलिस इस मामले में पत्र लिखने वाले अज्ञात लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जिले के पूर्व सांसद अनंत गुड़े द्वारा कहा गया है कि विगत फरवरी माह से समूचे भारत देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ था और 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस संक्रमण को खत्म नहीं किया जा सका, बल्कि गत वर्ष लॉकडाउन लगाए जाने के बाद इस समय विदर्भ क्षेत्र के कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगाए जाने की नौबत आ गई है। अमरावती में आगामी 8 मार्च तक लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में सभी लोगों ने बेहद गंभीरतापूर्वक इस बात का विचार करना चाहिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई है और सभी ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए सामूहिक तौर पर प्रयास करने चाहिए ताकि दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत न आए। समीपस्थ नांदगांव पेठ के पास स्थित बिजीलैंड व्यापारिक संकुल में मंगलवार को करीब 50 से 60 दुकानदार लॉकडाउन रहने के बावजूद अपनी दुकानें खोलने आए। इस समय प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए समझाने बुझाने का प्रयास किया। साथ ही कहा कि यदि इसके बावजूद कोई दुकान खोलता है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद प्रिंस गारमेंट्स नामक प्रतिष्ठान के संतोष चंदवानी को 2000 रुपये का दंड भी लगाया गया। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई समझाइश के बाद यहां के व्यापारी वापस लौटे। हालांकि इस दौरान काफी गहमागहमी वाली स्थिति रही। जिले में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आगामी 8 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में जिले के सभी माध्यम वाली सरकारी अनुदानित व बिना अनुदानित एवं निजी शालाएं आगामी 8 मार्च तक बंद रहेंगी। इस आशय का आदेश जिला परिषद के माध्यमिक शिक्षा अधिकारी तेजराव काले द्वारा सोमवार को जारी किया गया। पिछले 4-5 दिनों से अमरावती शहर में कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर में तो लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके अलावा प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि बीते 3-4 दिनों से दाह संस्कार के लिए यहाँ के हिंदू स्मशान भूमि पूरी तरह से हाउसफुल चल रही है। परसों रविवार को स्मशान घाट में कोरोना तथा नैसर्गिक कारणों से मृत होने वाले कुल 35 शवों पर सुबह से शाम तक अंतिम संस्कार किए गए। वहीं सोमवार को एक दिन के दौरान 30 शवों पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस कारण मृतकों के रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार की साधन सामग्री उपलब्ध कराने में स्मशान भूमि के कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं यहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए जगह की उपलब्धता भी अब कम पड़ने लगी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने पिछले 10 दिनों से अमरावती शहर व तहसील में लॉकडाउन घोषित किया है। इस लॉकडाउन के दौरान शहर की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ न हो, इस उद्देश्य से केवल जीवनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर पूरे शहर को बंद रखा गया है। लेकिन सरकार की आय में इस समय जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। लॉकडाउन लागू करते ही जिलाधिकारी ने दुय्यम निबंधक कार्यालय को सख्त निर्देश दिए थे कि संपत्ति खरीदी बिक्री के दस्त पंजीयन का काम शुरू रखे। हालांकि इसके लिए जिलाधीश द्वारा कुछ शर्तें लगाई गई थी, लेकिन जिलाधीश के आदेशों को उनके ही दिशा निर्देश पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा तिलांजलि दे दी गई और जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित दुय्यम निबंधक कार्यालय में धड़ल्ले से खरीदी बिक्री के व्यवहार एवं दस्त पंजीयन का काम चल रहा है। विगत कई दिनों से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोविड बीमा पॉलिसी का लाभ पाने हेतु फर्जी तरीके से कोरोना पॉजिटिव निकलने का आरोप लगाते हुए सनसनी मचा देने वाले जिला परिषद सदस्य प्रकाश साबले अब तक इस मामले में कोई ठोस सबूत जिला प्रशासन के समक्ष पेश नहीं कर पाए हैं, जबकि जिला परिषद प्रशासन द्वारा उनसे अब तक 2 बार लिखित तौर पर स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है। वहीं सर्वाधिक रोचक पहलू यह भी है कि जिला परिषद प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर की गई जाँच में कोरोना का एक भी फर्जी व बोगस मामला नहीं पाया गया। हालांकि इसके बाद भी पूरी तरह से तस्दीक करने हेतु जिला परिषद प्रशासन ने इस मामले की और अधिक गहन जांच करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पहले जहां 12 से 15 कोरोना संक्रमितों के मामलों की जांच की गई थी,
वहीं अब रैंडम तरीके से 100 से 125 कोरोना संक्रमित मरीजों के मामलों को जांचा जा रहा है। इस विषय को लेकर प्रतिक्रिया हेतु संपर्क साधे जाने पर जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने कहा कि जिला परिषद प्रशासन पूरे मामले की एक बार जांच कर चुका है, जिसमें कोई फर्जीवाड़ा सामने नहीं आया। वहीं जिला परिषद सदस्य प्रकाश साबले से अब तक 2 बार उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सबूत एवं स्पष्टीकरण मांगे जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक यह भी नहीं बताया कि खुद उन्हें किस डॉक्टर की ओर से कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव दिए जाने को लेकर फ़ोन आया था। ऐसे में इसे गंभीर बात माना जा सकता है और इस मामले को लेकर आगे क्या कदम उठाना है, ये जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा। कोरोना संक्रमितों की संख्या में फर्जीवाड़ा रहने का आरोप लगाते हुए 1-2 दिन तक लगातार सुर्खियों में रहने वाले प्रकाश साबले अब लगातार नॉट रीचेबल चल रहे हैं और मीडिया से बात करने में कतरा रहे हैं। साबले द्वारा खड़ा किया गया पब्लिसिटी स्टंट अब सभी लोगों की समझ में आ चुका है और उनके लिए अच्छा खासा गुस्सा भी देखा जा रहा है। ऐसे में अब साबले मीडिया से बात करने में कतरा रहे हैं और जिला परिषद प्रशासन को अब तक उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्रकाश साबले द्वारा लगाए गए आरोपों के चलते जिले की जनता में जबरदस्त असमंजस और संभ्रम फैल गया है। ऐसे में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व इरसाल नमूनेकार मंगेश ठाकरे ने FB लाइव के जरिए प्रकाश साबले का निषेध करते हुए कहा कि प्रकाश साबले ने अविलंब अपने द्वारा किए गए पब्लिसिटी स्टंट के संदर्भ में माफ़ी मांगनी चाहिए और वे यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कोविड बीमा पॉलिसी के लाभ से वंचित लोग प्रकाश साबले के घर पर ठिया आंदोलन करेंगे और प्रकाश साबले से ही कोविड के इलाज का पूरा खर्चा वसूल किया जाएगा। प्रकाश भाऊ साबळे जिल्हा परिषद सदस्य यांनी एक आरोप लावला की अमरावतीमध्ये विमा रॅकेट सक्रिय असल्यामुळे सर्व हे जे काही आज पेशंट आहे अशा प्रकारचे जास्तीत जास्त बोगस पेशंट विमा रॅकेटमुळे आहे। तर मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून एक त्यांना दावा करू इच्छितो की एक पेशंट, फक्त एक पेशंट असा दाखवायचा की जो घरी झोपला होता, त्याला निगेटिव्ह होता, पॉझिटिव्ह नव्हता आणि तरी त्याला विम्याची रक्कम भेटली। कारण तुमच्या या बेताल वक्तव्यामुळं आज अमरावती शहरातील जे पेशंट खऱ्या अर्थानं विम्याचे लाभार्थी आहेत, त्यांनी विमा काढला होता, प्रायव्हेटमध्ये त्यांनी इलाज केला, त्यांना त्यांच्या विम्याचा लाभ मिळत नाही आहे। जर तुम्हाला पॉझिटिव्ह पेशंटबद्दल माहिती नसेल तर एक दिवस सुपर स्पेशालिटी किंवा कोणते कोविड हॉस्पिटलमध्ये 24 तास पेशंटसोबत सेवा द्या, माहीत पडेल। आणि नाही तर त्यांनी जाहीर माफी मागावी की हे वाक्य त्यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलं होतं। जर तुमच्याजवळ एक पुरावा असेल, कारण तुम्हाला माहीत नसेल तर सांगतो, विम्याचे पैसे तेव्हा मिळतात जेव्हा त्याचा विमा असेल, त्याचे कागदपत्र पूर्ण असेल, त्याचे बिल पूर्ण असेल आणि RT-PCR गव्हर्नमेंटची टेस्ट असेल तेव्हा। त्याच्या आधी भरतीच केल्या जात नाही आणि होतच नाही। कांग्रेस के शहराध्यक्ष तथा मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत ने रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल के भाव तत्काल कम करने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस द्वारा समूचे शहर में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। बबलू शेखावत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा की जा रही दर वृद्धि के चलते इन दिनों जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सामान्य जनता त्रस्त हो गई है। महानगर पालिका में कल सोमवार को ही स्थायी समिति की बैठक में MIM के गठ नेता अब्दुल नाजिम ने नीलेश चौरसिया नामक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने नीलेश चौरसिया को ब्लैक लिस्ट में डालने की भी मांग की। स्थायी समिति की बैठक में मनपा द्वारा चलाई जा रही सिटी बस सेवा को लेकर भी जबरदस्त चर्चा हुई। सिटी बस का मुद्दा शिवसेना पार्षद भारत चौधरी द्वारा उठाया गया था। सभापति राधा कुडिल ने दोनों मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। इस समय जहां एक ओर सभी लोग बाग कोरोना संक्रमण की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब शहर से जिले में बर्ड फ्लू का खतरा भी पांव फैला रहा है, जिसकी वजह से बीते दिनों भानखेड़ा परिसर में बर्ड फ्लू का संक्रमण रोकने के लिए करीब 33,000 मुर्गियों को जिंदा ही दफन कर दिया गया। लेकिन सर्वाधिक हैरत की बात यह है कि जिस पोल्ट्री फार्म में मृत पाई गई मुर्गियों की ब्लड फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उस पोल्ट्री फार्म में उस वक्त करीब 250 मुर्गियां थी। लेकिन रविवार को जब परिसर की सभी मुर्गियों को नष्ट करने हेतु यहाँ पथक पहुंचा तो उस फार्म में एक भी मुर्गी नहीं पाई गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उस पोल्ट्री फार्म की 250 मुर्गियां कहां चली गई। संभावना जताई जा रही है कि या तो उन मुर्गियों की बिक्री हो चुकी है या फिर संबंधित पोल्ट्री फार्म संचालक ने पथक के पहुंचने से पहले ही इन मुर्गियों को नष्ट कर दिया। लेकिन दोनों ही बातें अपने आप में काफ़ी चिंताजनक हैं, क्योंकि यदि इन मुर्गियों की बिक्री हुई है तो इनका सेवन करने वाले लोगों का स्वास्थ्य खतरे में कहा जा सकता है। वहीं अगर पोल्ट्री फार्म संचालक द्वारा मुर्गियों को नष्ट करते समय शास्त्रोक्त पद्धति का अवलंबन नहीं किया गया होगा तो इसकी वजह से भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। शहर के मॉडल रेलवे स्टेशन परिसर में बनाए गए बगीचे की सुंदरता को देख शहरवासियों के साथ ही यात्रियों की आंखों को भी सुकून मिलता है। मॉडल रेलवे स्टेशन के बगीचे की सुंदरता को निखारने का काम MSc गणित विषय में निपुण प्रभाकर खेतकड़े नामक युवक द्वारा किया जा रहा है। अब तक यही माना जा रहा था कि रेल प्रशासन की कृपा दृष्टि से यह बगीचा अमरावती वासियों के नसीब में है, लेकिन मॉडल रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से में वाहन पार्किंग के नज़दीक जो बगीचा बनाया गया है वह बगीचा रेल प्रशासन की नहीं बल्कि पर्यावरण प्रेमी प्रभाकर खेतकड़े नामक युवक की मेहनत का नतीजा है।
मंगलवार 2 मार्च को कोरोना संक्रमण की रफ्तार बीते दिनों के मुकाबले कुछ कम रही, लेकिन मंगलवार को 24 घंटे के दौरान 12 कोरोना संक्रमितों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 533 हो गई है। वहीं मंगलवार को 636 नए संक्रमित मरीज पाए गए और जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,452 पर जा पहुंची। मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 317 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 29,848 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,071 पर जा पहुंची है, जिसमें से 1,347 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 3,364 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,360 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसके अलावा जिले में डबलिंग रेट यानी मरीजों की संख्या 2 गुना होने का औसत घटकर अब 105 दिन पर पहुंच गया है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि रिकवरी रेट यानी कोविड मुक्त होने वाले मरीजों का औसत 81.88% है और डेथ रेशियो इस समय 1.46% पर चल रहा है। यहाँ के पीडीएमसी अस्पताल में कोरोना बाधित मरीज की मौत होने के बाद उसकी लाश करीब 8 घंटे तक वार्ड में ही पड़ी रही। इस वार्ड में आसपास अन्य मरीज भी इलाज के लिए भर्ती थे। पीडीएमसी की इस लापरवाही की वजह से मरीजों के रिश्तेदारों ने जबरदस्त तौर पर अपना रोष व्यक्त किया है। जानकारी के मुताबिक तलेगांव श्यामजी पंत गांव के 53 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज को पीडीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान सोमवार की सुबह 7 बजे मौत हो गई थी, लेकिन अगले 8 घंटे तक इस मरीज की मौत वार्ड में ही पड़ी रही थी। शारदा नगर निवासी नयन लुनिया के अपहरण मामले में अपहरणकर्ताओं का साथ देते हुए नयन को अपने घर में रखने वाली रुखसार शेख की पुलिस कस्टडी में स्थानीय न्यायालय ने 6 मार्च तक वृद्धि की है। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए अन्य 6 आरोपियों को भी न्यायालय द्वारा 6 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखे जाने का आदेश सुनाया गया था। वहीं शहर के बहुचर्चित नयन लुनिया अपहरण कांड में पीसीआर के दौरान आरोपी के पास से पुलिस ने अपहरण के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। इस मामले में फरार रहने वाले अन्य 2 आरोपी अज्जू व टकलिया की तलाश में राजापेट पुलिस का दल एक बार फिर अहमदनगर रवाना हुआ है। वहां जाकर पुलिस आरोपियों के साथ ही नयन को लेकर अपहरणकर्ता अहमदनगर से थाने तक जहां जहां रुके थे वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सरकारी विश्राम गृह के खानसामे के साथ मारपीट करने के मामले में फरार रहने वाले दीपक धरवाड़े नामक वाहन चालक को फ्रेजरपुरा पुलिस ने 3 साल बाद गिरफ्तार किया है। दीपक धरवाड़े पूर्व शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे के वाहन पर वाहन चालक के तौर पर काम किया करता था और इसी दौरान उसने सरकारी विश्राम गृह के खानसामे के साथ मारपीट की थी। बारामती पुलिस ने कल शाम अमरावती आकर यहां के सराफा स्थित मानेकर ज्वेलर्स से करीब 2.5 तोला सोना और 2.5 तोला चांदी बरामद की है। मुंबई के भांडुप परिसर में रहने वाले नवनीत मधुकर नाइक और उनकी पत्नी सुनीता उर्फ प्रिया नवनीत नाइक ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर विभिन्न स्थानों से चुराए गए सोने व चांदी को अमरावती आकर इस सराफा व्यापारी को बेचा था। इस चोर दंपत्ति को बारामती पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। अचलपुर तहसील क्षेत्र में 1 मार्च को कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के पहले दिन केवल 37 बुजुर्ग लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई। ये सभी लोग शहर के गणमान्य नागरिक माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर टीकाकरण करवाने हेतु कई सारे लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन यहाँ के अस्पताल में कार्यरत स्टाफ के बीच आपसी तारतम्य एवं सामंजस्य का अभाव रहने के चलते केवल 37 लोगों को ही यह कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा सका। इस संदर्भ में एक सरकारी डॉक्टर का कहना है कि 1 मार्च को यहाँ पर सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से यहाँ कुछ तकनीकी दिक्कतें देखी गई। यवतमाल जिले की दिग्रस तहसील के आरंभी में मामूली विवाद पर साले ने जीजा की हत्या कर दी। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त रामेश्वर प्रेम सिंह पवार के तौर पर हुई है। वहीं आरोपी का नाम गजानन राजू सिंह राठौड़ बताया गया है। मंगरूलपीर तहसील के शेलू बाजार में वाहन पार्किंग करने के विवाद में 22 वर्षीय युवक की हत्या किए जाने की घटना 1 मार्च की रात 10:30 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक का नाम विट्ठल अशोक पानभरे बताया गया है। वहीं आरोपी की शिनाख्त कुलदीप कुंडू गावंडे के तौर पर हुई है। आरोपी के खिलाफ दफा 302 के तहत अपराध दर्ज करते हुए पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वाशिम जिले की कारंजालाट नगर पालिका के मुख्याधिकारी और नगराध्यक्ष के बीच सरेआम रास्ते पर फ्री स्टाइल मारपीट होने की घटना घटित हुई। कारंजा नगर परिषद के मुख्याधिकारी दादाराव डोलारकर और नगराध्यक्ष शेषराव धोटे के बीच शाब्दिक वाद विवाद के बाद फ्री स्टाइल मारपीट हुई, जिसके बाद मौके पर उपस्थित लोगों ने आपसी समझाइश देते हुए घटना में मध्यस्थता की। अमरावती मनपा के भाजी बाजार जोन नंबर 5 और बडनेरा जोन क्रमांक 4 के कर्मचारियों ने अलग अलग जगह पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से प्रति व्यक्ति 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूल किया और लॉकडाउन में भी सराफा बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान खुली रहने से इस दुकान के मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना ठोका। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने सोमवार को एक बड़ा फेरबदल करते हुए 5 थानेदारों के प्रभार
अन्य अधिकारियों को सौंप दिए, जिसके तहत सिराजगांव कस्बा थाने की जिम्मेदारी चांदूर बाजार के एपीआई पंकज वसंत दाभाड़े को सौंपी गई है। इसके अलावा अपराध शाखा में कार्यरत एपीआई अजय आखरे को तलेगांव, अचलपुर के राहुल वाडवे को चिकलदरा, चांदूर बाजार के एपीआई पंकज दाभाड़े को सिराजगांव, वरुड़ के एपीआई संगरक्षा भगत को खोलापुर तथा दरियापुर के एपीआई सचिन यादव को पथरोट के प्रथम प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश भर में इन दिनों सोशल मीडिया का उपयोग बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन साइबर अपराधियों ने सोशल मीडिया का गलत उपयोग करना शुरू किया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल कर जमकर पैसे वसूलने का धंधा तेजी से चल रहा है। ऐसे में अनजान लोगों की ओर से आने वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले सोच समझकर और किसी भी लालच के झांसे में न आते हुए सावधान रहने का आह्वान साइबर सेल द्वारा किया गया है। नागपुर जिले के बुड्ढीपुरी पुलिस थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ होने वाले गुस्से के चलते तैश में आकर अपनी 2 साल की बेटी का गला ब्लेड से चीरकर उसकी हत्या कर दी। मृतक बच्ची का नाम राधिका सयाम बताया जाता है, जबकि आरोपी पिता का नाम किशोर सयाम बताया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अचलपुर तहसील में लॉकडाउन लगाया गया है और जिलाधीश द्वारा जारी किए गए जमाबंदी आदेश में केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खुला रखा जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक्साइज विभाग की मिलीभगत से पिछले 10 दिनों में लाखों रुपए की शराब अचलपुर परतवाड़ा में बिक चुकी है, ऐसी जानकारी सामने आई है। ऐसे में सबसे हैरान करने वाला प्रश्न ये है कि आखिर लोगों को शराब कहां से और कैसे मिल रही है और जिला प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं है। पता चला है कि अचलपुर तहसील क्षेत्र के अचलपुर व परतवाड़ा में मुंह मांगी कीमत देने पर शराब के अलावा गांजा, भांग और चरस भी मिल रही है। हालांकि अचलपुर एक्साइज विभाग के अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि वे अपनी ओर से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सारी कार्रवाई केवल कागज पर ही दिखाई दे रही है और अचलपुर में शौकीन लोग अधिक मूल्य चुकाकर अपने शौक पूरे कर रहे हैं, ऐसे आरोप खुले तौर पर नागरिकों द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।